हेलो दोस्तों, नमस्कार। लॉकडाउन क्लास में आपका स्वागत है। आज पढ़ेंगे फ्रांसीसी क्रांति के बारे में। फ्रांसीसी क्रांति 14 जुलाई 1792 की सुबह पेरिस नगर में आतंक का माहौल था। सम्राट ने सेना को शहर में घुसने का आदेश दे दिया था। अफवाह थी कि वह सेना को नागरिकों पर गोली चलाने का आदेश देने वाला है। लगभग 7000 मर्द और औरतें टाउन हॉल के सामने एकत्र हुए। उन्होंने जन सेना का गठन करने का निर्णय लिया कि सेना से लड़ेंगे तो अपनी खुद की सेना होनी चाहिए। अब खुद की सेना होगी तो कहाँ से होगी? तो उन्होंने हथियारों की खोज के लिए बहुत सारे सरकारी भवनों में वो लोग जबरन प्रवेश कर गए। अंततः सैकड़ों लोगों का एक समूह पेरिस नगर के पूर्वी भाग की ओर चल पड़ा और बास्तिल किले की जेल को तोड़ डाला, जहाँ पर भारी मात्रा में गोला बारूद मिलने की संभावना थी। हथियारों पर कब्जे की सशस्त्र लड़ाई में बास्तिल का कमांडर मारा गया, कैदी छुड़ा लिए गए। यद्यपि उनकी केवल संख्या 7 थी, लेकिन जो ये बास्तिल दुर्ग था वो सम्राट की निरंकुश शक्तियों और उसके अत्याचारों का एक प्रतीक था। इस कारण बास्तिल किले से लोग नफरत करते थे। इसलिए किले को ढा दिया गया और उसके अवशेषों को बाजार में उन लोगों को बेच दिया जो इस विध्वंस को बतौर याद के रूप में संजोना चाहते थे। इस घटना के कई दिन बाद तक पेरिस और देहाती क्षेत्रों में संघर्ष होते रहे। अधिकांश जनता पाव रोटी की महंगी कीमतों का विरोध कर रही थी। वहाँ पे खाने की चीज़ें बहुत महंगी हो गई थी। बाद में इस दौर का सिंहावलोकन करते हुए इतिहासकारों ने एक लंबे घटनाक्रम की ऐसी कड़ियों के रूप में देखा जिनकी परिणति फ्रांस के सम्राट को फांसी दिए जाने से हुई। हालांकि उस समय अधिकांश लोगों को ऐसे नतीजे की उम्मीद नहीं थी। ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो हम इस पाठ के अंदर पढ़ेंगे। इस चित्र के अंदर आप देख सकते हैं कि बास्तिल दुर्ग है, वो उसके विध्वंस का फोटो दिखाया गया। सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज, तो 1774 के अंदर बुरबू राजवंश का लुई 16वें फ्रांस की गद्दी पर आसीन हुआ। उसकी उम्र उस वक्त केवल 20 साल थी और उसका विवाह हुआ था ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी एंटोइनेट से। राज्यारोहण के समय उसका जो राजकोष था वो खाली था, क्योंकि लंबे समय तक चले युद्धों के कारण फ्रांस की वित्तीय संसाधन नष्ट हो चुके थे। उनकी आर्थिक हालत खराब थी। वर्साय का विशाल महल और राज दरबार की शानों से शौकत बनाए रखने के लिए वो फिजूल खर्ची का बोझ भी अलग से था। राजाओं का रहने का स्टाइल तो आपको पता ही, बहुत शान शौकत से रहते हैं वो लोग। लुई 16वें के शासनकाल में फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को साझा शत्रु ब्रिटेन से आज़ाद कराने में सहायता दी थी। दुश्मन का दुश्मन आपका सबसे अच्छा दोस्त होता है। यही बात अमेरिका के लिए फ़ायदा सिद्ध हुई, क्योंकि उस वक्त अमेरिका और फ्रांस का दोनों का दुश्मन था ब्रिटेन। तो अमेरिका के राज्य उपनिवेश, अमेरिका के जो राज्य थे उनको इंग्लैंड से आज़ादी चाहिए थी और उसकी मदद उन्होंने फ्रांस ने इसमें की थी। लेकिन इस लड़ाई में फ्रांस को फ़ायदा कुछ नहीं हुआ, लेकिन नुकसान हुआ। फ्रांस पर 10 अरब लिबरे वहाँ की मुद्रा थी से भी अधिक का कर्ज जुड़ गया था, जबकि उस पर पहले से ही 2 अरब लिबरे का बोझ चढ़ा हुआ था। अब सरकार ज़्यादा कर्जदार होगी तो कर्ज देने वाले ब्याज रेट बढ़ा देते है ना, तो वो 10% ब्याज की मांग करने लगे। इसके फलस्वरूप जो फ्रांस सरकार का बजट का बहुत बड़ा हिस्सा है वो कर्ज चुकाने में चला जाता था। और नियमित खर्चे जैसे आपके सेना के रखरखाव, राज दरबार, सरकारी कार्यालयों और विश्वविद्यालयों को चलाने के लिए फ्रांसीसी सरकार करों में वृद्धि के लिए बाध्य हो गई थी, और ये कदम भी नाकाफ़ी थे। वो करों को बढ़ाने के बावजूद भी वो अपने काम ढंग से नहीं कर पा रही थी। 18वीं शताब्दी में फ्रांस समाज 3 स्टेट्स में बंटा था। केवल तीसरे स्टेट के लोग ही कर अदा करते थे। यहाँ एक इम्पोर्टेंट याद रखना, जो तीसरा स्टेट था ना वो लोग ही टैक्स अदा करते थे। अगर हम यहाँ देखेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ देख लो, ये पादरी वर्ग प्रथम स्टेट, दूसरा स्टेट है कुलीन वर्ग। ये दोनों टैक्स नहीं देगा, विशेष अधिकार प्राप्त था। लेकिन तीसरा जो वर्ग है वही टैक्स देगा। ये जो तीसरा वर्ग यहाँ देख लो, बड़े व्यापारी, बड़े व्यवसायी, व्यापारी, अदालती कर्मचारी और वकील, किसान, कारीगर, छोटे किसान, भूमिहीन, नौकर
आदि लोग टैक्स देते थे। और वर्गों में विभाजित फ्रांसीसी समाज मध्यकालीन सामंती व्यवस्था का अंग था। प्राचीन राजतंत्र पद का प्रयोग सामान्यतः सन 1790 से पहले के फ्रांसीसी समाज और संस्थाओं के लिए होता था। प्राचीन राजतंत्र, इसको आप याद रखना, ये प्राचीन जो है ना, ये शब्द का प्रयोग वो लोग फ्रांसीसी समाज और सामंत संस्थाओं के लिए होता था। पूरी आबादी का लगभग 90% लोग किसान थे, लेकिन ज़मीन के मालिकों किसानों की संख्या बहुत कम थी। लगभग 60% ज़मीन पर कुलीन, चर्च और तीसरे स्टेट के अमीर लोगों का अधिकार था। प्रथम दो स्टेट्स कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग के लोगों को कुछ विशेष अधिकार प्राप्त थे। उनमें सबसे महत्वपूर्ण था कि राज्यों को दिए जाने वाला करों से छूटी, आपको टैक्स नहीं देना होता है, ठीक है। और कुलीन वर्ग को कुछ सामंती विशेष अधिकार भी प्राप्त थे, जैसे वह किसानों से सामंती कर वसूल कर सकता था। किसान अपने स्वामी की सेवा, स्वामी के घर पर खेत में काम करना, सैन्य सेवाएं देना और सड़कों का निर्माण करना आदि के लिए बाध्य था। अगर नहीं करना है तो हो सकता है उसको दंड भी मिले। चर्च भी किसानों पर करों का एक हिस्सा, जिसको ताइद बोलते हैं, ये धार्मिक कर वसूलता था। ऊपर से तीसरे स्टेट के तमाम लोगों को, सरकार को तो कर चुका नहीं था। और इन करों में टाइल प्रत्यक्ष कर, देखो कर दो प्रकार के होते हैं, एक प्रत्यक्ष कर और एक अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर अमीर लोगों से लिया जाता है अभी के हालात में। प्रत्यक्ष सीधा आपको सरकार को टैक्स देना होता है। अप्रत्यक्ष कर आप वस्तुएं जब खरीदते हैं उनके माध्यम से उसकी कीमत के साथ अप्रत्यक्ष कर जुड़े होते हैं, तो इस तरह के टैक्स है वो। और अप्रत्यक्ष कर नमक, तंबाकू जैसी रोजाना उपभोग की वस्तुओं पर लगाया जाता था। इस प्रकार राज्य के वित्तीय कामकाज का सारा बोझ करों के माध्यम से जनता वहन करती थी। अगर आप इस यहाँ पे नए शब्द देखो, लिब्रे एक फ्रांसीसी मुद्रा थी जिसे 1794 में समाप्त कर दिया गया। स्टेट्स क्रांति पूर्व फ्रांसीसी समाज में सत्ता और सामाजिक हैसियत को व्यक्त करने वाली श्रेणी थी, जिसका जितना ऊंचा ओहदा होगा उसका वो उस स्टेट्स में शामिल होगा। जैसे पादरी, कुलीन वर्ग, पादरी वर्ग चर्च का विशेष कार्य करने वालों वाले व्यक्तियों का समूह था। टाइद चर्च द्वारा वसूल किया जाने वाला कर है। ये कर कृषि उपज का 10वां हिस्से के बराबर था। इसको आप अंडरलाइन कर लेना या इस बात को ध्यान रखना कि टाइद है वो कुल उपज का 10वां हिस्सा था, ठीक है। और आता है टाइल है वो सीधे राज्य को अदा किए जाने वाला कर था। टाइद है वो धार्मिक कर था और टाइल सीधे राज्य को अदा किए जाने वाला कर था। इस बात को ध्यान रखना। बड़ा है और किसान एक मक्खी है। अब आता है जीने का संघर्ष। फ्रांस की उस वक्त 1715 में फ्रांस की आबादी थी 2.30 करोड़, वो 1790 तक हो गई 2.80 करोड़। और परिणाम स्वरूप अनाज उत्पादन की तुलना में उसकी मांग काफ़ी बढ़ गई। अनाज पैदा कम हो रहा है लेकिन खाने वाले ज़्यादा हैं। इस कारण क्या हो गया, अनाज के भाव बढ़ गए। अधिकांश लोगों का मुख्य खाद्य पाव रोटी, उसकी कीमतें बढ़ गई। अधिकतर कामगार कारखानों में मजदूरी करते थे, उनकी मजदूरी मालिक तय करते थे, लेकिन मजदूरी महंगाई की दर की तुलना में बढ़ नहीं रही थी। भाई जैसे मजदूरी उसी हिसाब से बढ़ेगा, महंगाई बढ़ रही उस हिसाब से मजदूरी बढ़ेगी, तब लोगों को ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन मजदूरी कम मिल रही है और भाव ज़्यादा होंगे तो लोग अपने खाने की चीज़ें, दूसरी ज़रूरत चीज़ों को खरीद नहीं पाएंगे। इस कारण है कि अमीर और गरीब में खाई बढ़ती गई। स्थितियाँ तब और बदतर हो जाती है जब सूखा और कई बार अकाल और ओले का प्रकोप पड़ जाता है, फसलें बर्बाद हो जाती है, तब लोगों का वहाँ पर रोजी रोटी का संकट पैदा हो जाता है, ठीक है। और ऐसे जीविका संकट प्राचीन राजतंत्र के दौरान फ्रांस में काफ़ी आम था। यहाँ पे जीविका शब्द है जिसका मतलब है ऐसी चरम स्थिति जब जीवित रहने के न्यूनतम साधन भी खतरे में पड़ने लगते हैं। आपको प्रॉपर खाना नहीं मिले, आपको जीने के लिए जो ज़रूरी चीज़ें वो नहीं मिले, तो उसको जीविका संकट बोलते हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब तीसरा आता है कि उभरता मध्य वर्ग ने विशेषाधिकारों के अंत की कल्पना की। पहले भी कर बढ़ने और अकाल के समय किसान और कामगार विद्रोह कर चुके थे, परंतु उनके पास सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था में बुनियादी बदलाव लाने के लिए साधन और कार्यक्रम नहीं थे। ये जिम्मेदारी तीसरे स्टेट्स के उन समूहों ने उठाई जो समृद्ध और शिक्षित होकर नए विचारों के संपर्क में आ चुके थे। जो लोग पढ़े लिखे थे वो चाहते थे कि सबको समानता का हक मिले।
ठीक है। इस तरह का तीसरे वर्ग पे जो शोषण हो रहा है उसको कम किया जाना चाहिए। 18वीं शताब्दी में एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ जिसे मध्यम वर्ग कहा गया, जिसने फैलते समुद्र पारी व्यापार, ऊनी तथा रेशमी वस्त्रों के उत्पादन पर बल पर संपत्ति अर्जित की थी। ऊन और रेशमी कपड़ों का या तो निर्यात किया जाता था या समाज के जो बड़े वर्ग समृद्ध वर्ग लोग थे तो समाज के समृद्ध लोग उसे खरीद लेते थे। तीसरे स्टेट में इन सौदागरों और निर्माताओं के अलावा प्रशासनिक सेवा, वकील जैसे पेशेवर लोग भी शामिल थे। ये सब पढ़े लिखे थे। इनका मानना था कि समाज के किसी भी समूह के पास जन्मना विशेषाधिकार नहीं होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति की सामाजिक हैसियत का आधार उसकी योग्यता होनी चाहिए। स्वतंत्रता, समान नियम, समान अवसरों के विचार पर आधारित समाज की परिकल्पना जॉन लॉक और जॉन जाक जैसे रूसो जैसे दार्शनिकों ने प्रस्तुत की थी। अपनी 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट में लॉक ने राजा के देवीय और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांतों का खंडन किया था। पहले माना जाता था कि जो राजा है वो देवता यदि उसके पास शक्तियाँ हैं या फिर भगवान ने, ईश्वर ने उसको बना के भेजा है, वो देवता का रूप है, भगवान का रूप है। लेकिन लोक ने इस बात का खंडन किया। उन्होंने कहा नहीं, राजा भी आम आदमियों की तरह एक आम इंसान है। रूस ने इसी विचार को आगे बढ़ाता कहा जनता और प्रतिनिधियों के बीच एक सामाजिक अनुबंध पर आधारित सरकार का प्रस्ताव रखा। उसने कहा अगर राजा आपके हिसाब से आपके भले के लिए, जनता की भलाई के लिए काम नहीं कर रहा है, तब आपके पास हक है कि आप उस राजा को हटा सकते हैं। और मोंटेस्क्यू ने एक किताब लिखी द स्पिरिट ऑफ द लॉज, जिसमें सरकार के अंदर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, विधायिका मतलब जो कानून बनाने वाली संस्था, कानून को लागू कराने वाली संस्था और न्याय कराने वाली संस्था, ये तीनों अलग अलग होनी चाहिए। लेकिन राजशाही में ये तीनों एक ही बंदे के पास थे, तो इस चीज़ का उन्होंने विरोध किया। और संयुक्त राज्य अमेरिका का में 13 उपनिवेशों ने ब्रिटेन से खुद को आज़ाद घोषित कर दिया और वहाँ पर ये मोंटेस्क्यू का जो मॉडल है ये अपनाया गया। फ्रांस के राजनीतिक चिंतकों के लिए अमेरिकी संविधान और उसमें दी गई व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी प्रेरणा एक महत्वपूर्ण स्रोत थी। दार्शनिकों ने इन विचारों पर काफ़ी कॉफ़ी हाउसों, सैलून की गोष्ठियों में गर्मा गर्म बहस हुआ करती थी। पुस्तकों और अखबारों के माध्यम से इनका व्यापक प्रचार प्रसार हुआ। पुस्तकों और अखबारों को लोगों के बीच ज़ोर शोर से पढ़ा जाता था ताकि अनपढ़ भी लोग भी समझ सकें। इसी समय लुई 16 द्वारा राज्य के खर्चों को पूरा करने के लिए फिर से कर लगाए जाने की खबर से विशेषाधिकार वाली व्यवस्था के विरुद्ध गुस्सा भड़क उठा। ठीक है, और उसके बाद आपकी क्रांति की शुरुआत होती है जो हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।